हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का भी आपका एग्जाम हो गया है। तो उसके बेटा जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और भाई बताऊँ केमिस्ट्री के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर कोई बच्चा एक इंटर क्लास के एनसीईआरटी नॉर्मल लेवल से भी पढ़ के जाता है ना, तो भी इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से बेटा सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जो कि बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से है, जिसमें लिखा है कंपाउंड। मैंने थोड़ा सॉल्व में लिख रखा है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ और क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। हो सकता है किसी किसी ऑप्शन में मैं ऑप्शन आपके ना लिखूं, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर तक तो आपको पहुंचा ही दूंगा। ठीक है ना। अब लिखा है कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MX3। कह रहा है मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MX3 टाइप का है, जस्ट लाइक कि आप AlCl3 समझ सकते हैं, विद वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, आपके पास जो वांट ऑफ फैक्टर है बेटा उसकी वैल्यू 2 है, तो आपको अल्फा कैलकुलेट करना है। मैं बता दूं अल्फा हमारे पास क्या उसने पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो भाई जब भी मेरे पास कोई कंपाउंड डिसोसिएट होता है तो उसका कोई ना कोई वांट ऑफ फैक्टर होगा और बेटा उसकी कोई ना कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होती है। तो उसका बेटा फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है I = 1 + n-1 और अल्फा। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये वांट ऑफ फैक्टर और अल्फा के बीच रिलेशन होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या है। मैं बता दूं n क्या है, आफ्टर आयनाइजेशन या बेटा आफ्टर डिसोसिएशन आपके कितने पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा MX3 की, तो इससे तो एक मेरे पास बनेगा M+3 आयन, इसका तो एक ही बनेगा, मगर बेटा आपके 3x- के बनेंगे, मतलब ओवरऑल 3 पार्टिकल ये आएंगे और एक पार्टिकल ये आएगा, ओवरऑल 4 पार्टिकल आएंगे। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी बच्चा वो बेटा 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा 4। तो I की वैल्यू मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, 2 = 1 प्लस ये 4 में 1 घटेगा 3 अल्फा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 अल्फा = 1। तो अल्फा = 1/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.33 करके जो भी आपके में ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, क्या दिया होगा बेटा 0.33 करके, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, कोई 0.25 होगा, कोई 0.33 होगा, तो वो आप इसमें सही कर देंगे। तो जिन बच्चों ने अल्फा की वैल्यू बेटा 0.33 लगा रखी है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आसान पूछा गया है। लिखा है पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट। ये 4 ऑप्शन में से मल्टीपल सेलेक्ट नीचे ABC करके दिए थे। लिखा है इन एमीन्स में से कौन कौन सा पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट देता है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास जो पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट होता है वो केवल प्राइमरी एमीन देते हैं। कौन से एमीन देते हैं बेटा, प्राइमरी एमीन। और बेटा प्राइमरी एमीन की पहचान आपकी क्या होती है, जहां जहां पर भी आपको NH2 दिख जाए, एमाइड वाले NH2 को छोड़ करके, ठीक है, जहां जहां पर भी आपको प्राइमरी एमीन देखेगा वहां पर वो पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। ठीक है, तो देखो पहले वाले में तो मेथिल एमीन है, ये देखो NH2 दिख रहा है मेरे को, ये पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट देगा। और सेकंड वाला मेरे पास एनिलीन है, यहाँ पर भी आपका NH2 है, ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B, मतलब वहाँ पे कोई ऑप्शन होगा A एंड B, B एंड C, तो बेटा ये दोनों। देखो इसकी बात करें तो यहाँ NH आ रहा है, और NH के लिए आपको सिखाया गया था बेटा NH कैसा एमीन होता है बेटा, सेकेंडरी एमीन होता है। देखो होल ट्राइस N करके आ रहा है, केवल जहां पर आपका होल ट्राइस N करके आता है बेटा वो टर्सरी एमीन होता है। तो सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन बेटा किसी प्रकार का कार्बिल एमीन टेस्ट नहीं देते। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरह का क्वेश्चन शायद तीसरी बार रिपीट हो रहा है आपके अप्रैल सेशन में, तीसरी बार रिपीट हो रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है। लिखा है 500 मिलीग्राम ऑफ OC का मतलब यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, मेरे पास 500 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका अगर मैं कम्बसन करता हूँ तो 220 मिलीग्राम ऑक्सीजन देता है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ शायद ऑक्सीजन नहीं CO2 देता है। ठीक है, CO2 देता है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला होता है 12/44 इंटू, ये आपको ट्रिक से सिखाया गया होगा, वो मैं सिखाता हूँ अपने बैचेस में, 12/44। और CO2 का वेट आपका कितना निकला 220, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दे रखा है 500 मिलीग्राम। तो चूंकि दोनों मिलीग्राम में है तो यहाँ यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन सा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि
कि सर मैं तो ग्राम में पढ़ के गया था, चूंकि दोनों मिलीग्राम में, तो यूनिट कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई बाई 100 करके आप इसको आराम से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 4th नंबर में क्या लिखा है, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग मोस्टली इंटर लेवल में ही पढ़ते रहते हैं। लिखा है ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज, मतलब कोई 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है विद लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब 3D का ऐसा एलिमेंट कोई है जिसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता है, जो लास्ट आपका सेकंड ग्रुप आता है, सेकंड बी ग्रुप, जिसमें आपका होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों के पास क्या है कि इन तीनों के पास डी ऑर्बिटल्स बेटा कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इनकी जो एटोमाइजेशन की वैल्यू होती है काफ़ी कम होती है। चूंकि मेरे को 3D वाले का देखना, तो वो हो गया जिंक, और मैं क्या कह रहा है, फॉर्म्स एन ऑक्साइड, मतलब मेरे को जिंक का ऑक्साइड बना लेना है। तो जिंक का ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, ZnO, उसका नेचर बताना है केवल। तो ये तो हम लोग बहुत छोटे क्लासों में पढ़ते चले जाते हैं भाई, 9th में भी दे रखा है कि जिंक ऑक्साइड का नेचर बेटा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बेटा आंसर सी इसका एम्फोटेरिक हो जाएगा। आप इतने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। देखो बेटा, इस वाली शिफ्ट में आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े भर भर के आए हैं, तो इस वजह से जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं बेटा वो थोड़ा स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट करके जाएं कि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देखिए, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है सोडियम रिएक्ट विद एल्कोहल गिव्स हाइड्रोजन गैस। देखो भाई, बिल्कुल सही बात लिखी है कि अगर मैं कोई भी एल्कोहल ले लेता हूँ तो इसका जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोएक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सोडियम दूंगा तो सोडियम जाकर के इस H को हटा करके सोडियम एल्कोक्साइड बना देगा, प्लस 1/2 H2 गैस निकल जाएगी। तो देखो असर्शन तो बिल्कुल सही लिखा है, एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। देखो वैसे तो एल्कोहल न्यूट्रल्स नेचर के होते हैं, मगर अगर इस रिएक्शन की बात करी जाए तो इस एल्कोहल में अगर इस स्टेटमेंट में अगर एल्कोहल एसिडिक ना होता इसके हिसाब से, तो बेटा वो रिएक्शन भी ना करता सोडियम से। तो अभी तो फिलहाल रीजन भी इसका सही माना जाएगा कि अगर उसका H एसिडिक ना होता तो शायद सोडियम इसको ना निकाल पाता, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कह रहा है प्लस डी ग्लूकोज एंड प्लस डी फ्रैक्टोज। देखो क्या लिखा है, लिखा है प्लस डी ग्लूकोज एंड प्लस डी फ्रैक्टोज आर फॉर्म्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। कह रहा है अगर मैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराता हूं, तो वो बहुत सा बच्चा क्या करता है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा के पढ़ लेता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। आपको प्लस और माइनस वाला भी देखना चाहिए कि क्या क्या बनता है। देखो मैं बता दूं, जब मैं सुक्रोज की कराता हूं हाइड्रोलिसिस तो ग्लूकोज तो बेटा प्लस वाला बनता है, मगर जो फ्रैक्टोज होता है वो बेटा प्लस का नहीं बनता बल्कि माइनस का बनता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला घुमाता है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट 1 तो बेटा सही नहीं है, ठीक है। सुक्रोज इज ए इनवर्ट शुगर, हाँ भाई सुक्रोज एक इनवर्ट शुगर होती है, सही लिखा है, क्योंकि जब मैं सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो सुक्रोज का सोल्यूशन तो पहले लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, मगर जब मैं उसकी करा देता हूं हाइड्रोलिसिस तो माइनस फ्रैक्टोज इतना ज़्यादा बन जाता है क्वांटिटी में अपना ग्लूकोज से, जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब माइनस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू प्लस, तो बाद में वो लाइट घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से सुक्रोज को मैं बोलता हूँ इनवर्ट शुगर। तो इस स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मगर बाद वाला बेटा करेक्ट है, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस में बताना है विच फॉर्म ड्यूटेरोबेंजीन, मतलब मेरे में किस स्टेटमेंट में ड्यूटेरोबेंजीन बन जाएगा। तो ड्यूटेरोबेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर एक जगह पे कहीं डी लगा होगा, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोबेंजीन। अब देखो पहला उसने दिया है एनिलीन, तो एनिलीन को जब मैं बेटा देता हूँ NaNO2 और HCl, तो इस घटना का नाम होता है डाइट्राइजेशन, ठीक है। तो ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक, अच्छी बात है, बन गया। उसके बाद जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है वो जाके H जोड़ देता है, तो जब H जोड़ देगा तो इतने का रिजल्ट बेंजीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेंजीन। अब ये सोडियम ड्यूटेरोक्साइड यहाँ क्या ही करेगा मेरे को आई डोंट नो, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके क्या करने वाला है, क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम बेंजीन का भैया तो हो सकता है H निकाल ले, तो आगे का कुछ रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो जिसने क्वेश्चन बनाया उसको शायद कुछ दिख रहा होगा इसमें, मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये नाइट्रोबेंजीन वाला आ गया, देखो भाई नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं दूंगा SN + HCl तो ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, तो नाइट्रोबेंजीन से बन जाएगा एनिलीन, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एनिलीन। और उसके बाद जब मैं इसका कराऊंगा डाई एजुटाइजेशन तो मेरा बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हाँ,
अब यहाँ पर लिया था मैंने H3BO2 तो जाके वहाँ बेंजीन पे H लग गया, यहाँ लिया मैंने D3BO2 तो अब की बारी जिस जगह से N2 गैस निकलेगी बेटा वहाँ पर आपका D चिपक जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड है। ये आपके एक और रिएक्शन इसमें दे रखी थी, मैंने नहीं लिखी, तो ये रिएक्शन जो है इसमें आपका बेटा ड्यूटेरोबेंजीन बन जाएगा। आप इस तरह बना लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ अपना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कितना आसान सा आ गया है कि देखो NH4Cl की रिएक्शन NaOH से करा रहा है तो कोई गैस X बेटा निकली है, ठीक है, और इस X में Y डाला तो कह रहा ब्राउन PPT। ये भाई सीधा सा अमोनियम आयन का टेस्ट होता है कि अगर मैं किसी भी अमोनियम सॉल्ट में कोई भी बेस डालता हूँ, ठीक है, तो हमेशा अमोनिया गैस निकलती है और अमोनिया गैस में मैं डालता हूँ नेस्लर रिएजेंट जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा K2HgI4। ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ने को मिला होगा। तो देखो यहाँ पर जो X है वो आपको लगाना था अमोनिया और जो बेटा Y है उसका नाम होता है बेटा नेस्लर रिएजेंट। तो जिन बच्चों ने ये ऑप्शन टिक करा होगा अमोनिया और नेस्लर रिएजेंट का, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखो ये स्टेटमेंट वाला फिर एक क्वेश्चन आ गया, लिखा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूटूइन गिव्स एथेनॉल। करके देख लेते हैं भाई। ब्यूटूइन का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड पे इन है, इसका कराना है मेरे को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो 20 से ब्रेक कर दो, ओ लगा के चले जाओ, काम खत्म। तो क्या बन जाएगा CH3CHO, ये बन गया एथेनॉल, इधर से भी बना CH3CHO। ठीक है भाई, दोनों मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, एथेनॉल के। सही लिखा हुआ है, एथेनॉल बनेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। कह रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ 3,6 डाईमेथिल ऑक्ट 4 इन डस नॉट गिव कायरल सेंटर। कह रहा अगर मैं इसका कराता हूँ ओजोनोलिसिस रिडक्टिव वाला तो कोई भी कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा। चलो भाई स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्ट में आ जाओ, 4 पे इन पे आ जाओ। तो मैंने 8 कार्बन बना लिए। क्या बना लिए मैंने, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 4 पे इन है, 1 2 3 4, यहाँ डबल हो गया। अब 3 6 1 2 यहाँ मेथिल हो गया मेरे पास, और 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4, ये मेरे पास 6 हो गया। ठीक है, अच्छा इसका मैं जब कराऊंगा ओजोनोलिसिस तो यहाँ से हटा करके मैं O चुहा के आ जाऊंगा। तो देखो क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 पे मेथिल है, और ये वाला हो गया CHO, यहाँ पर H होगा। नहीं भाई गलत बोल रहा है, कह रहा है कि कायरल सेंटर क्रिएट नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये सेंटर देखिए, ये मेरे पास एथिल है, ये बेटा मेथिल है, ये बेटा CHO, ये मेरे का H है। तो ये सेंटर कायरल है, उधर वाला भी सेंटर आपका कायरल होगा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड आपका गड़बड़ है, इसमें आपका कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो उम्मीद है जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा करे तो बेटा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और नेक्स्ट सेशन के लिए जो नेक्स्ट कल जो शाम वाला होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।